इसका स्पष्ट इवैल्यूएशन हमने पहले ही कर लिया है और ठीक इसी तरह आप पी स्क्वायर्ड भी कर सकते हैं। साथ ही आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वे प्रोडक्ट को संतुष्ट करते हैं जो कि h क्रॉस बटा ओमेगा से बड़ा या उसके इक्वल होगा। क्या होता है n इक्वल 0 h क्रॉस बटा 2 के साथ आपको वह इक्वलिटी मिलती है। इक्वलिटी को संतुष्ट करने वाले स्टेट्स क्या कहलाते हैं? उन्हें न्यूनतम अनिश्चितता वाले स्टेट्स कहा जाता है। ठीक है, यह अनिश्चितता क्या है? मुझे यकीन है कि आप सभी चित्रात्मक रूप से जानते हैं कि अनिश्चितता क्या है। यदि आप क्लासिकल मैकेनिक्स में मोमेंटम को x के रूप में लेते हैं, स्पेस क्या कहलाता है? फिर स्पेस ठीक है। आमतौर पर क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ मान लीजिए मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने जो माना है कि फेस स्पेस में पॉइंट ओरिजिन को पिन करना चाहती हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स में यह ठीक है क्योंकि आप एक साथ x और p निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आपके पास एक तरह की अस्पष्टता होती है। ठीक है, वह एरिया h क्रॉस बटा 2 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। मैं नहीं कह सकती मैं बिल्कुल 0 ओरिजिन पर हूँ, लेकिन मुझे कुछ अस्पष्टता मिलेगी जहाँ मैं कहूँगी कि यह ओरिजिन प्लस डेल्टा x है और इसी तरह मोमेंटम प्लस डेल्टा p के लिए ओरिजिन, जिससे डेल्टा x डेल्टा p हाफ h क्रॉस बटा 2 से अधिक या इक्वल होना चाहिए। जब यह इक्वल हो जाता है, यह एरिया न्यूनतम एरिया होगा। ठीक है, दोनों डेल्टा x और डेल्टा p के साथ यदि आप इक्वल लेग्स लेते हैं तो यह एक वृत्त होता है। यह एक दीर्घवृत्त भी हो सकता है। आपके पास ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां आप जानते हैं कि आपके पास ये कुछ इस तरह का हो सकता है। यदि आपके पास ऐसा कुछ है तो हम कहते हैं कि दूसरे की तुलना में यह अधिक निश्चित है। अधिक निश्चित क्या है? डेल्टा x कम है डेल्टा p से। ठीक है, यह डेल्टा x है, यह डेल्टा p है। आपके पास एक और स्थिति हो सकती है जहां आपके पास इस तरह हो सकता है। अनिश्चितता क्षेत्र अस्पष्ट क्षेत्र में डेल्टा x डेल्टा p से अधिक है। यदि आप ठीक ठीक कहना चाहते हैं कि पोजीशन में बहुत कम त्रुटियां हैं, मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि पोजीशन में बहुत कम त्रुटि है या मैं एक जैसा इक्वल व्यवहार माप सकती हूं। कौन सी अनिश्चितता सही होगी? वो जिसमें डेल्टा x डेल्टा p से कम है वह सही है। अगर मैं कहूं कि वेव इसमें एक सिंगल डी ब्रोगली वेव है लगभग समान वेव लेंथ के साथ, तो ये यही डेल्टा p है जो कि अधिक है। इसलिए आपको यह देखने की जरूरत है कि इसका क्षेत्र इसे संतुष्ट करेगा और इक्वलिटी का चिन्ह भी हो सकता है। अगर दोनों डेल्टा x और डेल्टा p इक्वल होंगे तो यह वही है जिसे एक वृत्त क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डेल्टा x और डेल्टा p अनइक्वल है तो ये अलग प्रकार के हैं जिन्हें हम स्क्वीजिंग कहते हैं। ठीक है, जब आप ऑप्टिक्स करते हैं तो बहुत संबंधता होती है। वहां पर ये स्क्वीजिंग के स्टेट्स होते हैं। आप शोर कम करना चाहते हैं तो आप शोर कम करने की कोशिश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कर सकते हैं जहां हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के साथ बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। मुझे इसके बहुत अधिक विवरणों में न जाने दें, लेकिन कोई यह जानना चाहता है तो उसे देखे। न्यूनतम अनिश्चितता स्टेट्स कुछ स्टेट्स से पूरी होती हैं और एम्पलीट्यूड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फेज में शोर को कम करने के लिए आप स्क्वीजिंग कर सकते हैं और यह वास्तव में उपयोगी है। तो फिर आता है हाइजेनबर्ग चित्र में ऑपरेटरों के लिए एवोल्यूशन इक्वेशन लिखना। जो हमने देखा है, कोई भी ऑपरेटर अगर यह स्पष्ट रूप से टाइम इंडिपेंडेंट है तो कोई स्पष्ट
टाइम डिपेंडेंस नहीं होता है। ऐसे मामलों के लिए आप ऑपरेटर का टाइम एवोल्यूशन लिख सकते हैं, जो कि एक सिस्टम के लिए शामिल है जिसे हैमिल्टन एच द्वारा दिया गया है, जो इसके द्वारा दिया जाता है। इसमें एक परीक्षा प्रश्न भी किया गया है। यह आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जांचना है। यह आपकी जानी पहचानी क्लासिकल इक्वेशन है जो पुनरुत्पादित है हाइजेनबर्ग चित्र में ऑपरेटर इक्वेशन द्वारा। अगर मैं आपको श्रोडिंगर पिक्चर के लिए करने के लिए कहूँ तो हम क्या बने रहेंगे। एहरनफेस्ट थ्योरम आपको बताता है कि यदि आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज का पालन किया तो, क्योंकि स्टेट्स वे हैं जो टाइम के साथ विकसित होते हैं। चूंकि मैं लिख रही हूँ यह हाइजेनबर्ग पिक्चर है, आप ऑपरेटर इक्वेशन लिख सकते हैं और इस प्रकार ऑपरेटर इक्वेशन बिल्कुल आपकी जानी पहचानी हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन जैसा होगा। क्या वह सही है? लेकिन कृपया इसे जांचें। मैंने इसे यहाँ आपके जांच के लिए दिया है। यहाँ पे ऑपरेटर के साथ सब्स्टिट्यूट करें और इसे जांचें। इसी तरह आप यह भी दिखा सकते हैं कि dx बटा dt वेलोसिटी के समानुपाती होता है और आप इसे इसके टर्म्स में लिख सकते हैं। यह एहरनफेस्ट थ्योरम है, लेकिन आप देखते हैं कि दो कपल्ड इक्वेशंस हैं। ये दोनों दो कपल्ड इक्वेशंस हैं। p x से संबंधित xp से संबंधित है, लेकिन अगर आप x प्लस IP और x माइनस IP लिखते हैं जो आपका लैडर ऑपरेटर है। दिलचस्प बात यह है कि इक्वेशन एक डिकपल्ड इक्वेशंस जैसी हो जाती है या उन दोनों के लिए अनकपल्ड इक्वेशन। बहुत अच्छा, ठीक है, हमें एक अनकपल्ड इक्वेशन मिलता है। आप वास्तव में इसे हल कर सकते हैं। इसे हल करने का विचार है, यदि आप इसे हल करते हैं आप प्रारंभिक टाइम को शून्य के रूप में रखने का प्रयास कर सकते हैं और कृपया सत्यापित करें कि यह केवल पहले ऑर्डर की इक्वेशन है। यहाँ एक लॉग फंक्शन होगा और मुझे i ओमेगा t की आवश्यकता होगी। देखें कि आप t का a लिख सकते हैं जैसे 0 टाइम्स का a, इसका एक्सपोनेंशियल। मुझे आशा है कि मैंने इस चिन्ह में कोई गलती नहीं की है। कृपया इसे जांचें और मुझे बताएं। यह भी कुछ ऐसा है जो आपको देखना चाहिए कि ये कितना खूबसूरत है कि जब मैंने x और p किया, t का x लिखना। उस इक्वेशन का उपयोग करते हुए t का x ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? आपने लिखा होगा IHT के पावर में e बटा h क्रॉस 0 का x, ठीक है। और ऐसा करना ज्यादा कठिन है, जबकि मैंने लिखा है t का a क्या है, टाइम क्या है। t का a प्राप्त करने के बाद मैं यह पता लगा सकती हूँ कि t का x क्या है। इसी तरह मैं t का डैगर भी लिख सकती हूँ, जबकि यहाँ जब आपको यह करना होगा तो यह भी किया जा सकता है। यह सही होना चाहिए। दोनों विधि आपको एक ही उत्तर देना चाहिए। यह सिर्फ थकाऊ हो जाता है, जबकि एक डिकपल्ड इक्वेशंस के कारण आप लैडर ऑपरेटर पर किसी भी टाइम सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं। आप एक लीनियर सुपरपोजिशन ले सकते हैं। t का एक डैगर t के x के समानुपाती होगा, ठीक है। इसलिए t का एक डैगर 0 का एक डैगर है। यहाँ a प्लस i ओमेगा t होगा, जिसका यहाँ निगेटिव चिन्ह देख सकते हैं। और आप इन दो सॉल्यूशंस से पढ़ सकते हैं कि t का x t का a प्लस t का एक डैगर लेने से क्या होगा, और इसी तरह t का p। तो आप कैसे पढ़ते हैं यह भी मैंने यहाँ डाला है। t का x है। हो सकता है कि मैं हाफ फैक्टर चूक गया या यह सही है। और फिर आप एक डैगर ऑपरेटर एक ऑपरेटर के टाइम एवोल्यूशन के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम आगे और क्या कर सकते हैं? आप i ओमेगा t के इस एक्सपोनेंशियल को cos ओमेगा t प्लस i sin ओमेगा t के रूप में लिख सकते हैं। तो आपके पास cos ओमेगा t के साथ 0 के a का एक डैगर होगा और आपके पास एक डैगर होगा 0 का a नेगेटिव
साइन ओमेगा टी के साथ। यह टर्म समान नहीं है, ये पहले वाले की तरह टी शून्य के इक्वल जैसा है, इसलिए आप इसे शून्य का एक्स लिख सकते हैं। इस टर्म के बारे में क्या है? यह ए पी होगा, यह शून्य के पी के समानुपाती होगा। तो बिना किसी प्रयास के हार्मोनिक ऑसिलेटर हैमिल्टनियन के लिए पोजीशन ऑपरेटर के लिए हमारे हाइजेनबर्ग एवोल्यूशन किए बिना मैंने लैडर ऑपरेटर्स के लिए टाइम एवोल्यूशन का उपयोग किया। ठीक है, और मैं पढ़ सकती हूँ इस पोजीशन ऑपरेटरों का टाइम एवोल्यूशन। इसलिए शून्य के एक्स का उपयोग शून्य के पी के लिए करें और आप टी का वो एक्स पढ़ सकते हैं जो कि कॉस ओमेगा टी प्लस का एक्स होगा। क्षमा करें, यहाँ ब्रैकेट है 1/m ओमेगा टाइम्स शून्य साइन ओमेगा टी का पी। यह बिल्कुल समान है आपकी क्लासिकल फिजिक्स के क्लासिकल ऑसिलेटर एक्स टी के फंक्शन के रूप में, जो कि ऑक्सिलेशन है, ठीक इस प्रकार है। लेकिन अगर आप संख्या आइगन स्टेट पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू दोनों तरफ पाते हैं तो एक्स ऑपरेटर संख्या आइगन स्टेट पर शून्य होगा, पी ऑपरेटर संख्या आइगन स्टेट पर शून्य होगा। इसलिए टी के एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको बिल्कुल भी टाइम एवोल्यूशन नहीं देता है स्टेशनरी स्टेट पर। इसी तरह मैं इसे टी के पी के इसी अभ्यास को फिर से आपके करने के लिए छोड़ दूंगा। कृपया इसे करें और वेरीफाई करें कि यह उत्तर ठीक है। मैंने इसे टी के एक्स के लिए विस्तार पूर्वक किया। मुझे लगता है कि आप फिर से टी का पी करेंगे और कृपया देखें कि आपको उत्तर मिल गया है। सिर्फ आप समझने के लिए सीधे टी का एक्स भी कर सकते हैं इस फॉर्मल ऑपरेटर एवोल्यूशन उपयोग कर। आप ऐसा कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि दोनों सही हैं या नहीं। आप लेमा का उपयोग करें जिसे बेकर हॉसडॉर्फ लेमा यह कहा जाता है। मैं नहीं चाहती कि आप इसे याद रखें, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, आप इसे अपनी फॉर्मूला शीट में लिख सकते हैं। लेकिन याद रखें, जब आपके पास एक यू डैगर ऑपरेटर और एक यू जो टी के लिए है आवश्यक नहीं होगा, तो यह पैरामीटर टी सिर्फ इसके साथ संपर्क बनाने के लिए है। वहाँ कोई दूसरा पैरामीटर डाल सकते हैं, कुछ दूसरा कांस्टेंट टी के बजाय आपके पास कुछ अन्य ए या बी कुछ कांस्टेंट हो सकता था। लेकिन जो भी कांस्टेंट आप यहाँ डालते हैं, कृपया उसे यहाँ भी डाल दे। इसलिए इस विशेष मामले में मैंने इसे यहाँ बताने के लिए उपयोग किया है। आपके पास एक स्पष्ट विस्तार है। तीसरा टर्म जो टी इंडिपेंडेंट है वह ऑपरेटर है। अगले टर्म को आई टी से गुणा किया जाएगा। तीसरा टर्म 2 फैक्टोरियल से आई टी स्क्वेयर्ड होगा और इसमें कम्यूटेटर की एक सीरीज शामिल है। तो यह एक इनफाइनाइट सीरीज है और कॉस ओमेगा टी में भी एक इनफाइनाइट सीरीज है। आप जानते हैं कि कॉस ओमेगा टी को इनफाइनाइट सीरीज के रूप में कैसे लिखना है। कॉस ओमेगा टी -1 है, क्षमा करें, एक माइनस ओमेगा टी होल स्क्वायर्ड बाय 2 फैक्टोरियल ओमेगा टी होल पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल और इसी तरह। साइन ओमेगा टी भी ऐसी ही है। आप उस सीरीज की टर्म्स में पहले के लिखे सॉल्यूशन को फिर से लिख सकते हैं। आप ऑर्डर से ऑर्डर की तुलना कर सकते हैं या सीरीज को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए मैं यह भी चाहती हूँ कि आप इसे स्वयं एक अभ्यास के रूप में करें और सत्यापित करें कि अनकप्लड लैडर ऑपरेटर्स का उपयोग करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि टी का एक्स क्या है। लेकिन आप लैडर ऑपरेटर्स में जाए बिना भी विस्तृत रूप से ऐसा कर सकते हैं और आपको वही उत्तर मिलना चाहिए। तो यह सिर्फ इस बात पर जोर देने के लिए है कि यदि आप एनर्जी आइगन स्टेट संख्या आइगन स्टेट लेते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज वास्तव में शून्य है। इसलिए क्लासिकल नोशंस या क्लासिकल इक्वेशंस से संपर्क बनाने के लिए हम एक सुपरपोज्ड स्टेट लेना चाहते हैं। हम उस सुपरपोज्ड स्टेट को अल्फा कहेंगे और यदि हम सुपरपोज्ड स्टेट्स पर टी के एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखते हैं, मैं प्राप्त करना चाहती हूँ कुछ ऐसा जो समान हो कॉस ओमेगा टी के एक्स प्लस पी साइन ओमेगा टी के शून्य का। मैं इसे प्राप्त करना चाहती हूँ।
तो हम करेंगे, हम कौन सी सुपरपोज्ड स्टेट खोजना चाहते हैं। इससे पहले कि हम सुपरपोज्ड स्टेट को खोजने का प्रयास करें, हम जानते हैं कि संख्या आइगन स्टेट एक ऑपरेटर के साथ आइगन स्टेट नहीं है और एक डैगर ए है। क्यों एक डैगर ए और एक कम्यूट नहीं करता? क्योंकि नंबर ऑपरेटर लैडर ऑपरेटर के साथ कम्यूट नहीं करता। क्या यह सही है? ऑपरेटर के साथ नंबर ऑपरेटर का कम्यूटेटर क्या है? यह ए के साथ एक डैगर है जो -a के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि ए के साथ एक डैगर -1 है। सही है, सभी मेरे साथ हैं। इसलिए n पर n का कैप यदि यह n गुना n है, n पर a आपको एक नया स्टेट देगा। यह एक साथ n ऑपरेटर की एक आइगन स्टेट नहीं है। शायद वह नई स्टेट, या शायद अगर मुझे मिल जाए कुछ स्टेट अल्फा, आइगन वैल्यू बार अल्फा होने के लिए वह स्टेट n के समान नहीं है, लेकिन स्टेट को स्टेट्स के सुपरपोजिशन के रूप में फिर से लिखा जा सकता है। मैं हमेशा उस स्टेट को एक सुपरपोज्ड स्टेट के रूप में लिख सकती हूँ। तब क्या बचता है? हमें क्या करना है? हमें खोजना है आइगन स्टेट लैडर ऑपरेटर। हम एक सुपरपोज्ड स्टेट्स खोजना चाहते हैं। केवल हम एक सुपरपोज्ड स्टेट पाते हैं। मान लीजिए कि t के x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू दिखाई देगा कुछ कांस्टेंट टाइम्स cos ओमेगा t प्लस एक और कांस्टेंट टाइम्स साइन ओमेगा t, जो क्लासिकल इक्वेशंस है। अन्यथा हम t के x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जो इन ऑक्सिलेशन को दिखा रहा है। और यह पता लगाने के लिए कि आप जिस स्टेट को लेना चाहते हैं वह इन लैडर ऑपरेटरों का एक आइगन स्टेट है, क्या हम निर्माण कर सकते हैं या हम इन लैडर ऑपरेटरों के आइगन स्टेट ढूंढ सकते हैं? तो रेजिंग लैडर वाले ऑपरेटरों के आइगन वैल्यू, फिर वेव फंक्शंस पर आइगन वैल्यू इक्वेशन ले। क्योंकि एक डैगर पहला ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है पोजीशन स्पेस में, और मुझे आशा है कि मैं इसे हल करने में सक्षम हो पाऊंगा। इसलिए पहले ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का प्रयास करें। इसमें एक x के साई पर x प्लस a d बटा dx शामिल होगा। पहला ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी हल कर सकते हैं, लेकिन क्या यह वेव फंक्शन की अनुमति है? क्या यह सामान्य करने योग्य है? यह नहीं है, इसकी अनुमति नहीं है। हम यही देखते हैं। या समकक्ष रूप से मुझे सामान्य करने योग्य वेव फंक्शन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इस आइगन वैल्यू इक्वेशन के लिए। क्या हम डीरेक फॉर्मुलिज्म से देख सकते हैं साई को संख्या आइगन स्टेट्स के एक लीनियर सुपरपोजिशन के रूप में लिखो? मैं यह दिखाना चाहती हूँ कि सामान्य सॉल्यूशन के लिए यहाँ एकमात्र सॉल्यूशन जो संभव है कि सभी सी शून्य है और वह मामूली होने चाहिए। ठीक है, यही नल स्टेट है। क्या हम इसे यहाँ सत्यापित कर सकते हैं? कोशिश करें। साई पर एक डैगर आपको देगा सी शून्य रूट 1 टाइम्स 1 प्लस सी 1 रूट 2 टाइम्स 2 और इसी तरह, और इसको आइगन वैल्यू टाइम्स इनिशियल स्टेट के बराबर करें। अब आप तुलना करें कि यह शून्य से n, शून्य से इन्फिनिटी तक आधारों का एक पूरा सेट है। जब आप तुलना करते हैं तो यहाँ कोई शून्य केट इस दाहिनी तरफ शून्य केट पर नहीं है। यहाँ कोई एनालॉग नहीं है। आप सिर्फ सी शून्य कोएफिशिएंट को शून्य करके ही दोनों को ऐसे मैच कर सकते हैं। यदि आप सी शून्य को शून्य रखते हैं तो केट एक चला जाएगा और फिर सी एक को शून्य होना होगा और इसी तरह। क्या संभावना है? केवल साधारण सॉल्यूशन सी शून्य सी एक। ऐसे ही जब तक
सभी कोएफिशिएंट्स शून्य नहीं होते हैं किसी डैगर के आइगन स्टेट के लिए। आइए हम ए ऑपरेटर के लिए वही काम फिर से करें। ए ऑपरेटर के साथ केवल अंतर यह है कि यहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर का एक अलग चिन्ह होगा। यह प्लस IP माइनस IP बन गया, या ठीक इसके विपरीत। क्या आप यह कर सकते हैं और मुझे बताएं कि आपको क्या मिलेगा? ऐसा करने की कोशिश करें। मैं इसे x का अल्फा कह रही हूँ। क्या आप पहले ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से हल कर सकते हैं और देखें कि क्या आपको कोई सॉल्यूशन मिलता है? क्या यह सामान्य करने योग्य है या नहीं है? यह सामान्य करने योग्य है तो कम से कम मेरे पास एक संकेत है कि मैं सामान्य करने योग्य वेव फंक्शन पा सकती हूँ। एक ऑपरेटर की आइगन स्टेट के लिए यह वेव फंक्शन मैं लिखना चाहती हूँ स्टेट अल्फा। तो फिर से स्टेट अल्फा को संख्या ऑपरेटर आइगन आधार के टर्म्स में लिखें। मेरा लक्ष्य क्या है? मैं सभी dn का निर्धारण करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि यह मौजूद है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ये कोएफिशिएंट्स वास्तव में क्या हैं। आप यह कैसे करते हैं? आप यह कैसे करेंगे? अल्फा पर a और फिर n पर a और आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखिए। कृपया इसे स्वयं करें और फिर तुलना करें केट शून्य की केट शून्य के साथ, केट एक की केट एक के साथ, और कोएफिशिएंट्स को रिलेट करें। अल्फा टाइम्स डी शून्य डी एक होगा, अल्फा टाइम्स डी एक डी दो टाइम्स रूट एक होगा। वहां से सभी कोएफिशिएंट को निर्धारित किया जा सकता है डी नॉट के टर्म्स में। क्या आप समझ रहे हैं? डी एन डी नॉट के समानुपाती है और आनुपातिकता n की पावर के लिए अल्फा है, जो रूट n फैक्टोरियल द्वारा विभाजित है, जहां अल्फा एक आइगन वैल्यू है स्टेट केट अल्फा की, और यह एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। निम्न लैडर ऑपरेटर के लिए हमने वास्तव में निर्धारित किया है कि अल्फा क्या है और आप कैसे फिक्स करते हैं डी नॉट नॉर्मलाइजेशन को। मान लें कि अल्फा नॉर्मलाइज्ड स्टेट है और आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से फिक्स करते हैं डी नॉट क्या होना चाहिए। क्या आप डी नॉट फिक्स कर सकते हैं? अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का उपयोग करते हैं, इसलिए अल्फा स्टेट को डी नॉट के टर्म्स में लिखा गया है। मैंने इसे यहाँ फिर से लिखा है और मैंने आपको यह भी बताया है कि केट एन को लिखा जा सकता है रेजिंग ऑपरेटर के पावर एन के रूप में, जो विभाजित होगा रूट एन के फैक्टोरियल से। यह पहले से ही ए रूट एन है, तो एक साथ यह एक एन फैक्टोरियल बन जाता है। ये स्टेट अल्फा लिखने के विभिन्न तरीके हैं, जो आइगन स्टेट के साथ ऑपरेटर का एक आइगन वैल्यू अल्फा है। कृपया नॉर्मलाइजेशन कंडीशन करें। अल्फा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि ऑपरेटर एक लीनियर ऑपरेटर होता है, एक हेर्मिटियन ऑपरेटर नहीं। यदि यह एक हेर्मिटियन ऑपरेटर होता तो मैं निश्चित तौर से कह सकता कि अल्फा रियल है, लेकिन क्योंकि ए एक हेर्मिटियन ऑपरेटर नहीं है तो वो एक डैगर के इक्वल नहीं है, इसलिए अल्फा आमतौर पर कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू हो सकता है। इसलिए यदि आप नॉर्म लेते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्फा अल्फा स्टार, कृपया वो करें, और मॉड अल्फा स्क्वायर्ड अल्फा अल्फा स्टार है। और यहाँ कुछ और अभ्यास हैं, आप देख सकते हैं। एक बार फिर से लिखिए, जब मेरे पास डी नॉट है, आप डी नॉट यहाँ लिख सकते हैं, आप डी नॉट यहाँ लिख सकते हैं। आप इसे भी संक्षिप्त रूप से लिख सकते हैं। यह एक्सपेंशन क्या है? यह एक्सपेंशन कुछ और नहीं बल्कि अल्फा ए डैगर का एक्सपोनेंशियल है, इसलिए मैं अब केवल ऑपरेटरों के साथ दिलचस्पी ले रही हूँ। यह एक अनुमत सुपरपोज स्टेट है जो आइगन वैल्यू अल्फा के साथ निम्न लैडर ऑपरेटर की एक आइगन स्टेट है। अल्फा आमतौर पर कॉम्प्लेक्स है और आप इसे एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के रूप में लिख सकते हैं। क्या मैं यहाँ ए के कुछ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी जोड़ सकती हूँ सामने? क्या मुझे अनुमति है केट शून्य से पहले मैं एक ऑपरेटर के एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के किसी भी फंक्शन द्वारा ऑपरेट कर सकती हूँ? यह क्या होगा? शून्य या एक पहला टर्म योगदान देगा। यह एक आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है? इसलिए मैंने लिखा है अल्फा होगा डी शून्य
समेशन ओवर n अल्फा टू पावर ऑफ n। एक डैगर, क्षमा करें, मैं इसे n स्टेट के रूप में लिख सकती हूँ, जिसे मैं d0 लिख सकती हूँ। n की पावर के लिए अल्फा रूट n फैक्टोरियल, n की पावर के लिए एक डैगर बटा 0 पर रूट n फैक्टोरियल। और हमने अल्फा एक निर्धारित किया है जो ये दर्शाता है आपको d0 प्राप्त करने के लिए e माइनस की पावर के लिए मॉड अल्फा स्क्वायर बटा 2 प्राप्त होता है। यह मैं चाहती हूँ कि आप अभ्यास करें, कृपया इसे देखें और आप अल्फा को a माइनस करने के लिए मॉड अल्फा स्क्वायर बटा 2 लिख सकते हैं। e अल्फा के लिए एक डैगर, मैं बस कह रही हूँ, मैं भी कुछ टाइम्स 0 पर a लिख सकती हूँ। क्या इसकी अनुमति है? क्यों? यह ए है 1 प्लस एक स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल और इसी तरह 0 पर ए हमेशा 0 होता है, इससे ए 0 पर होगा। यह हमेशा एक ही स्टेट रहेगा। यह एक आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह होगा। ठीक है, मैं सिर्फ वहाँ एक सुविधाजनक फैक्टर को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। एक सुविधाजनक फैक्टर, इसका कारण यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा, जो कि एक आइडेंटिटी का अनुसरण करने वाला है। यदि आप दो ऑपरेटर चाहते हैं, ए और बी को एक डैगर के रूप में ले, एक डैगर के साथ ए का कम्यूटेटर कांस्टेंट है, इसकी आइडेंटिटी एल एक्स के साथ एल वाई का कम्यूटेटर। क्या यह एक कांस्टेंट या कुछ नया ऑपरेटर है? यह एक नया ऑपरेटर है। वहाँ आप इस आइडेंटिटी का उपयोग नहीं कर सकते। आप इस आइडेंटिटी का उपयोग कर सकते हैं केवल तभी यदि दोनों ऑपरेटर का कम्यूटेटर एक कांस्टेंट है। एक्स और पी के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। आप इसे ए और ए डैगर के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप किसी भी अन्य ऑपरेटरों के लिए उपयोग कर सकते हैं जिनके पास यह प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी दो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटरों का प्रोडक्ट टाइम्स कम्यूटेटर के नेगेटिव के एक्सपोनेंशियल बटा 2 है। आप इसे a प्लस बी के एक्सपोनेंशियल के रूप में फिर से लिख सकते हैं। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आपको इसे वेरीफाई करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन आप वेरीफाई कर सकते हैं और यही वह आइडेंटिटी है जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं। आप जांच सकते हैं कि क्या आप इस अल्फा स्टार को नेगेटिव चिन्ह के साथ लेते हैं तो आप इसे कम्यूटेटर के रूप में प्राप्त करेंगे। आप अल्फा स्टेट को एक्सपोनेंशियल पर बहुत ही संक्षिप्त रूप से फिर से लिख सकते हैं। दो ऑपरेटर का योग लिखें। यह ई से ए टाइम्स ई से बी के समान नहीं है। ई से ए प्लस बी ई से ए ई से बी के समान नहीं है। यह कब समान होगा? जब ए कम्यूटेटर 0 होगा, ठीक है। अन्यथा ई से ए प्लस बी ई से ए ई से बी से बहुत भिन्न है। स्पष्ट संबंध ई से ए ई से बी ई से इसके माइनस के लिए कम्यूटेटर का है। यह संबंध केवल ऑपरेटर्स के लिए सत्य है जो इस कंडीशन को पूरा करता है। आप यह अन्य ऑपरेटर के लिए लागू नहीं कर सकते। वैसे डी ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या है? क्या यह एकात्मक हो जाएगा? मैं इन सभी चीजों की जांच करने के लिए आप पर छोड़ देता हूँ। यह एकात्मक होगा, ठीक है। बहुत सरल, हाँ। नॉर्म को पूरा करना होगा और आप दिखा सकते हैं कि यह एकात्मक है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटरों की प्रॉपर्टीज जो मैं आपको आपके नियत कार्य में भी दूंगी, और संयोग से इस अल्फा को कोहेरेंट स्टेट कहा जाता है जो निम्न ऑपरेटर का एक आइगन स्टेट है। और यह आपके सभी क्लासिकल इक्वेशंस ऑसिलेटर इक्वेशन को पुनः प्राप्त करेगा। इससे मेरा मतलब है यदि आप टी के एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं कोहेरेंट अवस्था में, आप अपने परिणाम पुनः प्राप्त करेंगे जिसका आपने अध्ययन किया है। ठीक है, मैं यहाँ रुकती हूँ।